नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, शामिल करूंगी आज आपके कमेंट संडे के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, संडे का दिन और आपके कमेंट्स पढ़ने का दिल करे तो क्या करें, पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग भेज रहे हो अपने फेवरेट सीरियल और फेवरेट वीडियोस के नीचे, जो है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। जी हाँ दोस्तों, चलिए कमेंट सेक्शन शुरू करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ूंगी मधुबाला जी का कमेंट। ये लिखती हैं, He should be treated with fatherly love and affection, not so harshly and insulting way. For example, when the boss insults his subordinates publicly, they are confronted. On the other hand, if treated congenially, they are cooperated. Ahilya knows his nature better than his parents and always reacts a wise decision and has a full confidence in him. बिल्कुल आपने सही कहा मधुबाला जी, आपकी एक एक बात से मैं सहमत हूं और एग्जाम्पल के साथ आपने अपनी बात कही है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने ही हिसाब से, जैसे कि मल्हार राव होलकर अपने एक अलग टेंजेंट में खंडेराव को ट्रीट कर रहे हैं और वो ट्रीटमेंट उसकी हेल्प नहीं कर रही है बल्कि उसको और ज्यादा बिगाड़ रही है, तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कमेंट पढ़ूंगी रामनाथ जी का। रामनाथ जी लिखते हैं, वी आर रियली गेटिंग टायर्ड ऑफ वॉचिंग मल्हार राव ट्रीट्स हिज सन एज हिज एनिमी अगेन एंड अगेन when he does not understand who his real enemies are. Very sad, not a good ruler. तो रामनाथ जी, नॉट ए गुड रूलर वाली बात से तो मैं नहीं सहमत होती, क्योंकि रूलर तो वो अच्छे हैं, बट जो आपने कहा है ना कि अपने बेटे को एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो भी इतना एनिमी वाला नहीं है। कहीं ना कहीं एक जो होता है ना, दरार पड़ गई है दोनों के बीच में, और वो उनको तरीका सही नहीं उनका है अपने बेटे को ट्रीट करने का। जबकि अगर हम शासक के तरीके से देखें तो हर नियम का वो पालन करवाना चाहते हैं खंडेराव से, तो ये चीज है। बाकी जो रियल एनिमीज हैं उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि उनके एनिमीज जो है वो उनसे ओवर कर जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि एनिमीज इस तरीके से आते हैं कि अब तो हमारी बात मल्हार राव होलकर मान ही लेंगे, हमें अब मिलने ही वाली है जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, जैसे कि राजपुताना था और वो सब चीजें, मगर वो मिलते मिलते रह जाती हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि अगर वो इतने अच्छे रूलर नहीं होते मल्हार राव होलकर तो उनका नाम हिस्ट्री में नहीं होता, तो ये बात है। बाकी उनका जो अभी खंडेराव के साथ जो चल रहा है उसके लिए आप जो अपना कंसर्न दिखा रहे हैं वो वाकई में है। लोगों को भी यही लग रहा है कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट फादर बन रहे हैं और शासक की तरह ही अपने बेटे को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच रामनाथ जी आपके कमेंट के लिए। वीएस वर्मा जी का कमेंट पढ़ते हैं। वीएस जी लिखते हैं, अंजू जी, दरबार में महाराज की हैसियत से मल्हार राव जी ने खंडेराव को जो कुछ कहा वो दरबार के अनुशासन और नियमों के अधीन था। यहाँ राज्य की बात हो रही है, ना कि परिवार की। तो देखिए, वीएस वर्मा जी का अपना एक नजरिया है चीजों को देखने का, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। मगर जैसे मैंने पहले रामनाथ जी से बात की, वैसे वर्मा साहब आपसे भी करूंगी, क्योंकि मैंने जैसे अपनी हर वीडियो में कहा है कि आपका बेटा जब वापस आया है तो पहले उसकी आप चीजों को समझिए कि उस बेटे को चाहिए क्या। इतने दिनों वो दूर रहा है तो आते ही वो ड्यूटीज नहीं करनी शुरू कर देगा। अगर आप वो 7 साल का गैप अपने युवराज से कवर करवाना चाहते हैं तो 7 साल का गैप जो बेटे का है वो भी तो अपनी फैमिली के साथ कवर होगा ना। तो और ऊपर से उसकी जो अहिल्या है जिससे वो इतना प्यार करता था, उसका शादी वाला सेशन अब शुरू होने वाला है ना, बड़े हो गए हैं, वो भी तो उसके ऊपर आएगा ना। तो ये सारी चीजों को भी मल्हार राव होलकर को समझना पड़ेगा। बाकी अनुशासन जरूर उनको सीखना चाहिए खंडेराव को, और वो जो आपने कहा है कि शासक की तरह जो भी कहा है वो सही है, मगर वो वन साइड है, दूसरी साइड भी जो मल्हार राव होलकर को समझनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रमेश विरमानी का। ये लिखते हैं, अहिल्या खंडेराव को रास्ते पर लाकर रहेगी, थोड़े और एपिसोड का इंतजार करो, अभी मोड बहुत है। बिल्कुल रमेश जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। ये मैंने वीडियो में भी कहा था कि बहुत मोड है, बहुत ड्रामा भी मिलेगा देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच। जरूर अहिल्या जो है कामयाब होगी खंडेराव को ठीक करने में। आगे बढ़ते हैं, आगे सुल्ताना शाह का कमेंट पढ़ेंगे।
ये लिखती हैं नमस्ते जी, अहिल्या खंडेराव को एक आदर्श राजा देखना चाहती है। कोई भी पत्नी अपने पति को अच्छा देखना पसंद करेगी, उसका नाम, उसके काम, उसकी प्रशंसा, अवाम में उसका नाम, लेकिन बुरी संगत इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। अहिल्या खुद एक आदर्श है, शिव भक्त है, शिव जी ही उसके सारे गम दूर करेंगे। करेक्ट कहा आपने सुल्ताना जी, जिसके साथ शिव है उसको क्या गम है। और अहिल्या हर चीज अपनी शेयर करती है शिव जी के साथ। इवन जब खंडेराव को शराब की लत छुड़वानी थी तब भी उन्होंने पहला कदम यही उठाया था कि शिव जी के सामने उनको कहा था कि बेलपत्र चढ़ाओ और शपथ लो, मगर खंडेराव उस समय उसमें नहीं थे। और होता है एकदम से लत नहीं छूटती है। तो ये जो चीज है, शुरुआत जो अहिल्या करती है वो हमेशा शिव शंकर से ही करती है, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो किसी मिशन की हो। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए सुल्ताना जी। अगला कमेंट है ML कुमार का। ये लिखते हैं द फादर मल्हार राव होलकर वांट्स हिज सन खंडेराव टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए सुपर क्वालिटी। बिल्कुल आपकी इस बात सही है कुमार साहब, क्योंकि वही चाहते हैं वो, क्योंकि उनको जो अपने युवराज में देखना है वही वो देखना चाहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही शिफ्ट बाकी है, एक ही हार्ट चेंज बाकी है कि थोड़ा सा लीनियंट होने की जरूरत है, थोड़ा सा बेटे को समझने की जरूरत है। और युवराज को तो फिर बाद में समझा ही लेंगे, अगर बेटे को समझा पाए तो युवराज को भी समझा लेंगे। तो ये है, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे हरिओम जी का कमेंट पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि लता धीरे धीरे लगती है और लत को एक ही झटके के साथ छोड़ दिया जाता है, वही सफल होता है। थैंक यू सो मच हरिओम जी, आपने बहुत प्यारी एग्जांपल दी है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोगों में इतनी ताकत होती है वो एकदम से लत को छोड़ सकते हैं, मगर कुछ लोगों में जो है ताकत कम होती है, वो लत के साथ साथ रहते हैं, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब हम आपकी कमेंट से मुझे याद आया कि इसीलिए इतने सारे रिहैब सेंटर्स खोले जाते हैं जहां पे ऐसी लत को छुड़ाया जाता है, धीरे धीरे करके बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। बट आपकी जो एग्जाम्पल है वो मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैंने आपके कमेंट को शामिल किया है। थैंक यू सो मच हरिओम जी। अगला कमेंट है अनामिका तिवारी का। ये लिखती हैं इतनी बड़ी और अनहोनी बात नहीं है, राजा महाराजाओं में शराब पीना आम और स्वाभाविक बात थी, खंडेराव ने कोई नई बात नहीं की है। हाँ, फिलहाल आज पत्नियां जितना पति पर एक एक बात के लिए उठक बैठक लगवाती हैं, उस समय पत्नियां प्रेम पूर्वक ही रहती थी, या कह लीजिए सहनशील और समर्पित थी। पत्नियां उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती थी। तो अनामिका जी ने प्रेजेंट और पास्ट को साथ में लेके चलने की बात कही है दोस्तों। उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा नेचुरल था, शराब पीना राजा महाराजों के शौक होते थे। आपकी बात सही है, आपकी बात को खंडेराव ने भी कहा है, और इसी बात का हवाला देके उनके जो ऑपोजिट टीम है, जो एनिमीज है, उन्होंने उनको शराब की लत लगवाई है। मगर जो आप कह रहे हैं ना कि आज की पत्नियां और उस समय की पत्नियां ऐसा होता था वैसा होता था, बट किसी भी समय पे हो, अगर पति पत्नी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चलते हैं तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तब स्त्री की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी, तब इतने उनको हक नहीं थे। आज उनके पास हक ज्यादा हैं। आज उनके पास कंधे से कंधा मिला के चलने का हक है। आज उन्होंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी पेशेंस से ये सब हक जीते हैं। तो इसीलिए आज वो उनको कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। मेल्स भी कटघरे में खड़ा करते हैं अगर फीमेल से कोई गलती हो तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही करती हैं, मेल्स भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हमने देखे हैं जो इस वजह से टूट भी जाते हैं। तो ये जो कटघरे में पत्नियां तब नहीं खड़ा कर सकती थी, तो ऐसा तब भी नहीं था। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पत्नियों ने भी अपने स्टैंड लिए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर आपका कमेंट बहुत अच्छा है अनामिका जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है पुष्पा जी का। पुष्पा जी लिखती हैं मल्हार राव जी ने गुरु जी का अपमान करने की वजह से खंडेराव को 7 साल के लिए गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजा था। तो उन 7 सालों में उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की? क्या वहां पर गुरुजी ने उनको संस्कारों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी होगी, केवल शस्त्र विद्या ही सिखा दी? मुझे तो अभी भी वो बचपन वाले खंडेराव ही लग रहे हैं, ना समझ और जिद्दी। संस्कार तो सीखे ही नहीं उन्होंने, ना पिता के गले लगा, ना ही राजकीय नियमों को मानने को तैयार होते हैं। शराब की आदत भी लगा के आए हैं। लगता है वो 7 साल में तो और भी उद्दंड होकर आए हैं। अहिल्या और मल्हार राव जी की मुश्किलें आगे और भी बढ़ने वाली हैं।
थैंक यू सो मच पुष्पा जी, आपने बहुत ही विस्तार में अपना कमेंट लिखा है और आपकी बातें काफी हद तक ठीक भी लग रही हैं। बट एक दो चीजें मैं भी कहना चाहूंगी, क्योंकि 7 साल के बाद खंडेराव का वापस आना एक तरह से बहुत बड़ा जो है खंडेराव की लाइफ में चेंज ओवर है। उनकी लाइफ में ही नहीं, बाकी लोगों की लाइफ में भी है, मगर खंडेराव के लिए ज्यादा है। जैसा उन्होंने खुद भी कहा कि मैं अकेला था और यहाँ पे पूरा परिवार था। तो वो जो आते ही उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, है ना। आते ही उन्होंने बता दिया किस तरह उन्होंने योजना की, किस तरह उन्होंने उस इंसान की जान बचाई जो उनके लिए जान देने वाला था। तो इस बात से मल्हार राव होलकर पूरे खुश थे। मगर उसके बाद जब ये चीजें होती हैं, क्योंकि मल्हार राव होलकर को ये नहीं पता है कि खंडेराव को शराब की लत लगी है, मगर अहिल्या को पता है और खंडेराव को तो पता ही है। तो जब वो चीजों की वजह से वो लेट होते हैं या दरबार में नहीं जाते हैं या उनका कोई झगड़ा होता है, तो ये चीजें मल्हार राव होलकर तक नहीं पहुंचती हैं। मगर वो इन चीजों को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि मल्हार राव होलकर कि जब खंडेराव लेट हो रहा है तो उसका कारण क्या है। आते ही वो उनको दरबार में अगर कहते हैं कि 1-2 दिन के बाद दरबार में अपना कामकाज शुरू कर दो एज युवराज, तो उनकी देरी का क्या कारण है, उनका व्यवहार कैसा है गुरुकुल से आने के बाद। मतलब वो तो उन्होंने देख लिया कि रणनीति अच्छी है, गुरुजी ने भी बोल दिया, वो सब अच्छा है, मगर फैमिली के साथ उनका रवैया कैसा है, ये भी तो मल्हार राव होलकर का फर्ज बनता है जानना कि 7 साल के बाद बेटा घर पे आया है, उसका परिवार के मेंबर्स के साथ कैसा रवैया है, क्या वो ठीक से अपने आप को कर पा रहा है एक्सप्रेस, या फिर क्या है। मगर वो बिना उन चीजों में पड़े उन्होंने सीधा उनको दरबार के कामों में लगा लिया। हो सकता है इसकी वजह से उनको और खंडेराव के बीच में वो जो रिफ्ट है वो चल रही है। बाकी जो आपने कहा है संस्कार की बात मैं नहीं करूंगी, संस्कार उनमें अभी भी हैं, अभी भी जो उनका गुस्सा है सिर्फ पिता के लिए है, बाकी सबके साथ ही वो ढंग से ही है ना। बाकी अनुशासन वो जरूर अपनी जो है वो यहाँ पे आके खराब कर रहे हैं, बट वो अहिल्या उनको ठीक कर लेगी। तो थैंक यू सो मच पुष्पा जी इतने प्यारे कमेंट के लिए। तो दोस्तों ये थे आज संडे के एपिसोड के आपके कमेंट, और ये पूरे हफ्ते के कमेंट्स हैं और आधे हफ्ते के यानी कि मंडे टू थर्सडे के कमेंट्स हैं। तो आगे के कमेंट्स हम मैं कल मंडे के एपिसोड में आपको पढ़ के बताऊंगी, और उसके बाद फिर अगले संडे मंडे है ना। तो ऐसे ही सिलसिला चलाते हैं अभी, क्योंकि सारे लोगों के साथ हमें बातचीत करनी है, जितने भी लोग हैं हमारे जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजने वाले व्यूअर्स हैं सबके साथ बात करनी है। तो आज के पिटारे में इतना ही है। बाकी अभी मैं आपको एक जाते जाते ऑडियो सुनाती हूँ यामी कदम जी का, सुनिए यामी जी क्या कहती हैं। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि द्वारका ने छिड़का चले पर नमक और गुनू जी ने लगाया मलम, तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जब खंडेराव दरबार में नहीं आते हैं और अगले दिन सुबह जब मल्हार राव खंडेराव से सामने से मिलने जाते हैं, तब खंडेराव सो रहे होते हैं। वो देखकर मल्हार राव को बहुत गुस्सा आ जाता है और अहिल्या भी उसी कमरे में होती है। तब मल्हार राव अहिल्या से कहते हैं कि बुलाओ अपने सासू बाई को और दिखाओ कि उनका लाडला अभी तक सो रहा है, देखिए बुलाओ अपनी सासू बाई को। ऐसा कहते हुए मल्हार राव वहाँ से चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मल्हार राव ने सामने जाके खंडेराव और अपने रिश्ते में सुधार लाने की कोई कोशिश नहीं की है, बल्कि ये एक एहसान किया है खंडेराव पर, क्योंकि अब मल्हार राव एक राजा बनकर ही सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक राजा बनकर ही सोच रहे हैं। उन्होंने आज तक कभी पिता बनकर सोचा ही नहीं, और इसी बात का फ़ायदा द्वारकाबाई और गुनू जी जैसे लोग उठाते हैं। तो जब मल्हार राव वहाँ से जा रहे होते हैं खंडेराव के कमरे से, तो रास्ते में द्वारकाबाई मिलती है, और द्वारकाबाई ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अभी खंडेराव के कमरे से ही आ रहे हैं मल्हार राव, और खंडेराव अभी तक सो ही रहा होगा। तो द्वारकाबाई फिर से उसी बात को कहती है कि अभी तक सो रहे हैं खंडेराव। हाँ, वो तो युवराज हैं, उन्हें तो पूरी आज़ादी है कि वो देर तक सो सकते हैं। जब से खंडेराव मालवा आए हैं तब से उन्हें कुछ ज़्यादा ही आज़ादी मिल गई है, ज़्यादा ही देर तक सोने लगे हैं। तो ऐसा कहकर द्वारका
मल्हारराव का गुस्सा और बढ़ा देती है। एक तो मल्हारराव पहले से ही गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्होंने खंडेराव को सोते हुए देख लिया। ठीक है, तो फिर द्वारका ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मल्हारराव ने देखा है खंडेराव को सोते हुए। तो मल्हारराव का गुस्सा कम करने की बजाय द्वारका और ज़्यादा बढ़ा देती है और मल्हारराव के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती है। उतने में वहाँ पर गुनू जी आते हैं और गुनू जी कहते हैं कि मैंने सब तैयारियाँ कर ली है, मैंने गांव के सभी लोगों से बात कर ली है। ऐसा कहकर गुनू जी मल्हारराव को खुश कर देते हैं और मल्हारराव बोलते हुए वहाँ से जाते हैं, मतलब अपने मन में बोलते हैं कि जो सपने जो उम्मीदें मैंने खंडेराव से बांधी है उससे तो गुनू जी पूरा कर रहे हैं, मेरे जावाई साहब पूरा कर रहे हैं, तो मुझे फिर से जो उत्तराधिकारी पद है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये द्वारका बाई कैसी औरत है, द्वारका कैसी औरत है, वो ये बात अच्छी तरह से जानती है। उसने देखा भी कि मल्हारराव जो है वो खंडेराव के कमरे से ही आ रहे हैं, तो फिर से ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती? क्या द्वारका कभी भी रिश्तों को भरने का काम क्यों नहीं कर सकती? क्या उसे किसी तरह का श्राप है द्वारका को कि वो कभी भी किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे ही नहीं? और रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं अभी बाप बेटे के बीच, मतलब खंडेराव और मल्हारराव के बीच, तो क्या द्वारका उसे सुधारने का काम कभी नहीं करेगी? तो द्वारका के बारे में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि द्वारका मल्हारराव की गलती है, सबसे बड़ी गलती है। द्वारका एक जहर है, एक दीमक है जो पूरे परिवार को निगल तो नहीं सकते लेकिन पूरे परिवार को बर्बाद करने के इरादे से ही शुरू से मालवा में है। धन्यवाद। मैं यामी कदम सूरत से। थैंक यू सो मच यामी आपके ऑडियो के लिए। हमेशा आप बहुत कोशिश करते हैं अपने इतने सारे प्यारे प्यारे ऑडियो भेजने के लिए, मगर हमारी मजबूरी है कि हम आपके ऑडियो सारे शामिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस कमेंट सेक्शन में हम आपका ऑडियो एंड में जरूर सुना देते हैं लोगों को, ताकि आपकी आवाज भी सब तक पहुंचे। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों ये था इस संडे का एपिसोड। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.